बाजार बोलता है। इसमें पहले एफआईज डीआईज का डेटा हम पढ़ेंगे, उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस का मुजाहरा लेंगे कि किस तरह से वहाँ पर रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो एक बार एफआईज डीआईज का डेटा देख लेते हैं। एफआईज का डीआईज तो अच्छा ही बना हुआ है। अगर हम एफआईज का डेटा देखें तो एफआईज ने करीब करीब फ्राइडे के सेशन में 1241 करोड़ की बाइंग की। वहीं डीआईज अपना प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए। ये अच्छी बात है कि डीआईज अभी तक स्मार्ट इन्वेस्टर इमर्ज होकर उभर रहे हैं मार्केट में। साथ ही अगर देखें तो ग्लोबल इंडिसेस पर नजर डाले थे, वहाँ पर इस समय किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट वीक तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही देखने के लिए मिला। डाउ में एक 68 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिली। शंघाई करीब आधा फीसदी डाउन है। हैंसेंग में करीब 1.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। वहीं निक्काई और कोस्पी यहाँ पर ग्रीन मार्क के साथ चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ बहुत तेज़ी नहीं कह सकते हम। पॉजिटिव हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं चल रहे हैं। गेनर्स लूजर्स पर नज़र डाल लेते हैं। आज कौन से टॉप गेनर्स और लूजर्स हैं इंडियन मार्केट में, जो कि मार्केट की एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं या मार्केट में एक अपना रुझान पॉजिटिव साइड पर रखे हुए हैं। तो मेट्रो ब्रांड यहाँ पर करीब 15% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। आरवीएनएल यहाँ पर 13% की तेज़ी है। जी शिपिंग पे करीब 10% का उछाल। आईएफसीआई, आईआरएफसी इन सभी में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली है। इनकी वजह भी है आरवीएनएल से लेकर और आईआरएफसी तक इन चारों शेयरों की चलने की वजह है। उस पर विस्तार से बात करेंगे कि ये क्यों तेज हैं। साथ ही एक बार लूजर्स पर भी नजर डाल लेते हैं कि गिरने वाले कौन से शेयर हैं। तो पटेल इंजीनियरिंग यहाँ पर करीब 8% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आईटीडी सीमेंटेशन यहाँ पर जब से प्रमोटर के एग्जिट की बात आई है तब से इसमें गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है। एजीआई, ग्रीन पैक, टाइटन में इनकी जो Q1 का डेटा है वो थोड़ा वीक आया, जिसकी वजह से हमने देखा कि इस काउंटर पर आज 4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। डिस्पाइट द फैक्ट कि अक्षय तृतीया का जो पर्व था वो भी पड़ा, उसके बावजूद इनकी वॉल्यूम ग्रोथ था खासतौर से ज्वेलरी सेगमेंट में नहीं आई। माना ये जा रहा है कि गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी हाई थी, जिसकी वजह से कस्टमर ने उतना ज़्यादा ज्वेलरी नहीं खरीदी है। साथ ही ऑफ सीज़न था शादियों का भी, तो इसलिए यहाँ पर ज्वेलरी की डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ी है। पैसा लो डिजिटल में यहाँ पर 3% की गिरावट देखने के लिए मिली। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक मिक्स सा रुझान बना हुआ है। कुछ एक खबरों वाले शेयर जो कि गिरे हुए हैं, बाकी अच्छी एक स्ट्रेंथ बनी हुई है मार्केट्स में ओवरऑल। कुछ एक ग्लोबल खबरों पर शुरुआत करते हैं कि कौन सी ग्लोबल न्यूज़ हैं जो कि मार्केट में आने वाले समय में भी इम्पैक्ट डाल सकती है। हालांकि उनका इम्पैक्ट अब शुरू हो चुका है। यूके में लेबर पार्टी चुनाव जीत गई है और काफ़ी भारी मतों से जीती है। जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उनको केवल 110 सीटें मिली और लेबर पार्टी ने करीब करीब 3 गुना ज़्यादा सीटें उनसे ली। और अब जो उनके प्रधानमंत्री होंगे वो केर स्टार्मर होंगे, जो कि ऋषि सुनक को रिप्लेस कर रहे हैं। साथ ही अगर देखें तो यूके के इलेक्शन का जो इम्पैक्ट होगा वो जियोपॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, तो उस पर एक नज़र डालेंगे कौन से शेयर्स हैं जो प्रभावित होंगे। साथ ही जो दूसरी बड़ी खबर है वो है फ्रांस के चुनाव में भी काफ़ी उलटफेर हो रहा है। वहाँ पर तेज राजनीतिक उठापटक चल रही है। जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे वो आज मिल जाएंगे आई थिंक, तो उसका भी इम्पैक्ट कुछ एक कंपनीज़ पर देखने के लिए मिल सकता है। पहले यूके के इलेक्शन का इम्पैक्ट देखते हैं कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं जो यूके में वर्क करती हैं, टाटा स्टील खास तौर से फोकस में रहेगा, टाटा मोटर्स भी फोकस में रहेगा। लेकिन टाटा स्टील इसलिए फोकस में लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लेबर पार्टी ने कहा था कि जो 8 जुलाई से संभावित हड़ताल है टाटा स्टील के यूके प्लांट में, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम टाटा स्टील से बात करेंगे, उनके मैनेजमेंट से बात करेंगे और कुछ ना कुछ मदद की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि टाटा स्टील अपने यूके प्लांट में कुछ बंद करने जा रही थी। क्योंकि टाटा स्टील का कहना है कि उनका जो प्लांट है वो पुराना हो चुका है, ख़राब हो चुका है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब रिप्लेस करने में जो टाइम लगेगा उसकी वजह से वहाँ पर जॉब लॉसेज हो रहे थे। वहाँ पर यूनियन ने हड़ताल की और यूनियन की हड़ताल का इम्पैक्ट वहाँ के उनके जो बाकी प्लांट थे उन पर भी पड़ा, उन्होंने प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा इम्पैक्ट। तो टाटा स्टील के शेयर पर अब कैसे नज़र रखनी चाहिए? अंशुल जी, कैसे लग रहे हैं डेटा पैटर्न इसके? देखिए, टाटा स्टील में थोड़ा सा फ्लैटिश ट्रेंड बन रहा है 10 जून से लेके। वीकली चार्ट पे टाइट क्लोजिंग है और थोड़ी सी रैली बढ़ी थी, इसके बाद से ये कंसोलिडेशन और करेक्टिव फेज में है। यहाँ से लग रहा है कि 4 से 6 हफ्ते और यहीं पे साइडवेज समय काटेगा। मंथली चार्ट पे 1.5 से 2 महीने की कंसोलिडेशन रहेगी, तो यहाँ से भी साइडवेज लग रहा है। ऑन द डाउन साइड इमीडिएट सपोर्ट 170 का है। अगर ये टूटता है तो थोड़ा सा करेक्शन एक्सटेंड होगा 162 160 की जोन तक, और ब्रेकआउट प्लेस्ड है 181 के ऊपर।
जो प्रोबेबली 1.5 से 2 महीने बाद आएगा। उसके बाद स्टॉक में 220 230 तक की अपसाइड बनेगी। तो फिलहाल 1.5 महीने के लिए साइडवेज लग रहा है, उसके बाद हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, इनके प्रोडक्शन डेटा भी आए थे, वो घरेलू डेटा तो अच्छे थे, यूके का भी ठीक था, जितना उन्होंने बताया था कि जिस तरह के प्लांट में डिसरप्शन रहे उसके हिसाब से ठीक रहा। टाटा मोटर्स इसका एक बड़ा जो हम बिज़नेस सुनते हैं, जैगुआर लैंड रोवर, वो यूके से ही स्टार्ट हुआ है और वहाँ से ही उनका ऑपरेशन चलता है। कैसे देख रहे हैं टाटा मोटर्स ऑन चार्ट और डेटा? देखिए, टाटा मोटर्स के अंदर एक बड़ी रेंज बनी हुई है। 921 नीचे में है, 1065 ऊपर में है। लास्ट टाइम भी जब आपके शो पे डिस्कस हो रहा था कि 921 पे फील्ड लो बना के चल रहा है। 1010 पे एक लास्ट स्विंग हाई था, वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो बॉक्स का हाई 1065 आ जाएगा। और जैसे ही 1065 निकलता है, स्टॉक में बड़ी तेजी डेवलप होगी 1250 1300 रुपए तक की। तो फिलहाल के लिए अगर आपके पास लॉन्ग है तो होल्ड कीजिए 1065 तक के लिए। नहीं है तो करंट मार्केट प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं। 1010 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 990 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 1065 का टारगेट रहेगा। और इवेंचुअली 1065 के ऊपर जैसे ही स्टॉक सस्टेन करने लगेगा, 1250 तक की अपसाइड बनेगी। तो मल्टीपल मंथ्स बुल रन में है। केवल कंसोलिडेशन चल रही है, कंसोलिडेशन खत्म होती है तो नया बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। वहीं फ्रांस में राजनीतिक उठापटक काफ़ी तेज हो चुकी है और उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जब कोई पार्टी जिसकी की उम्मीद नहीं होती कि वो सत्ता में आएगी, तो इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी कंपनीज के चेंज होते हैं। फ्रांस से जुड़ी कंपनी जो कि जिनके प्रमोटर फ्रांस के हैं, उसमें सेंट गोबिन, रेणुका शुगर में पहले ये इंडियन कंपनी हुआ करती थी, लेकिन इसमें विल्मर ने अब पूरा स्टेक ले लिया, तो जिसकी वजह से ये कंपनी अब एक फ्रांस के प्रमोटर के साथ ही जुड़ी हुई है। सेंट गोबिन फ्रांस में भी लिस्टेड है, इंडिया में भी लिस्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रांस में अगर पिछले 5 दिन का डेटा उठाकर देख रहे हैं तो सेंट गोबिन में एक करीब 2.75% की बढ़त देखने के लिए मिली थी यूरो में। ये देखिए, आज जो चार्ट आप देख रहे हैं ये यूरो में इसके प्राइजेस हैं, तो हमने इसीलिए कंपैरिजन किया कि किस तरह से फ्रांस में काउंटर ट्रेड हो रहा है। अब इंडियन काउंटर पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इंडिया में किस तरह से ये ट्रेड हो रहा है। करीब 143 रुपीज़ के प्राइस पर चल रहा है ये इंडिया में। तो यहाँ पर कैसे देख रहे हैं अंशुल जी, रेणुका शुगर और सेंट गोबिन? हालांकि ऑफ बीट शेयर है, लेकिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये? देखिए, रेणुका शुगर में 27 महीने का एक कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट 54 रुपीज के ऊपर है। तो अगर 54 रुपए ये स्टॉक निकाल लेता है तो स्टॉक में बड़ी तेजी डेवलप होगी। ऊपर में समवेयर अराउंड 65 से 70 तक के टारगेट्स बनेंगे। दूसरा, सेंट गोबेन में एक डेली चार्ट पे अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। वीकली पे अगर देखें तो 25 हफ्ते का है, डेली पे देखें तो 118 दिन का बेस बना हुआ है। इस स्टॉक में अगर ब्रेकआउट बनता है 148 के ऊपर तो स्टॉक में बड़ी तेजी डेवलप होगी 195 के करीब की। छोटा फ्लोट है, 324 करोड़ रुपए का है, तो 30% चलना बहुत आसान हो जाएगा इसको। 148 150 ये जोन है, तो मैं कहूंगा 150 निकलता है तो ही इसको बाई कीजिए। 195 तक के टारगेट्स मिलेंगे। और शुगर में हमारी टॉपिक वैसे विवेक जी केएम शुगर है, जहाँ 86 मंथ्स का बेस बना हुआ है, ब्रेकआउट आया है। तो वहां पे हमको लग रहा है कि स्टॉक में डबल से ज्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर शुगर सेक्टर में रहना है तो केएम शुगर हमारा टॉप पिक है। बिल्कुल, तो शुगर सेक्टर में रहना है तो केएम शुगर टॉप पिक रहेगा, लेकिन रेणुका शुगर और सेंट गोविंद पर भी सर ने राय दे दी है। अब कुछ एक घरेलू खबरों की तरफ बढ़ते हैं। हमने जब टॉप गेनर्स देखे थे तो उसमें जो 4 गेनर आ रहे थे वो रेलवे, डिफेंस से जुड़े हुए काउंटर थे, आईएफसीआई भी था। ये क्यों तेज हैं? क्या ऐसी आज वजह है जिसकी वजह से ये 8-8, 5-5%, 10-10% तक तेज है? यूनियन बजट 23 जुलाई को आ रहा है, बस यही एक खबर है। अब इसको अगर हम देखें तो ये 3 सेक्टर के लिए पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि बजट में सरकार कुछ हो सकता है कि रेलवे, डिफेंस और पीएसयू कंपनीज के लिए कुछ घोषणाएं करे। ये उम्मीद है केवल, जिस उम्मीद पर ये चलते जा रहे हैं, क्योंकि रेलवे और डिफेंस के लिए जो भी पिछले बजट आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि रेलवे और डिफेंस के शेयर रुक ही नहीं रहे हैं। और अगर हम पिछले 5 दिन में भी देखें तो आईआरएफसी करीब 17% चल चुका है, 202 रुपये हो चुका है। आईएफसीआई एक शानदार तेजी, टेक्स मैकोरेल जो रेलवे से जुड़े हुए शेयर हैं 13% ऊपर है। एस्ट्रा माइक्रोवेव और एचएएल बीईएल भी देख लेते हैं एक बार। इरिडा
ये काउंटर देखिए, आज 247 भी मैंने मॉर्निंग के सेशन में देखा था इस काउंटर को, और इसके तो रिजल्ट भी हैं 12 तारीख को। एस्ट्रा माइक्रोवेव, आईआरएफसी, टीटागढ़ वैगन, जुपिटर वैगन, ये सभी में एक अच्छा रनअप इस समय देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम पिछले 5 दिन का चार्ट उठाकर देखें, आज का भी चार्ट उठाकर देखें, तो इन सभी काउंटर्स में ज़्यादातर में स्ट्रेंथ बनी हुई है। अंशुली, एक एक करके लेता हूँ, कुछ एक शेयर्स सारे तो नहीं ले पाएंगे, समय की एक पाबंदी होती है। HAL पर चार्ट कैसा बन रहा है? देखिए HAL में थोड़ा सा एक्सटेंडेड है विवेक जी, लेकिन पैटर्न बहुत बेहतरीन बना है। इसमें कब नैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है 23 दिन का। सिमिलर पैटर्न रेलटेल, RVNL और बाकी जितने भी आपने रेल के नाम लिए थे सब में सिमिलर पैटर्न था। ब्रेकआउट आया है, लेकिन बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं आया है HAL में, बट ब्रेकआउट है। मैं कहूंगा अगर आपको लॉन्ग करना ही है तो 5375 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 5990, 6050 ये दो टारगेट बनेंगे। तो 6000 रुपए के आसपास का एवरेज टारगेट निकल के आ रहा है, उसको मानते हुए 5375 का स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग कर सकते हैं। बट रेलवे काउंटर्स में बेटर वॉल्यूम्स थे, तो हमने अपने क्लाइंट्स को वो रिकमेंड किया था। HAL हमने अवॉइड कर दिया था। जी। अंशुल जी, अगर मैं 23 जुलाई के लिहाज से ये स्ट्रैटेजी पूछूं, अभी इस समय लोगों का फोकस केवल बजट का है, बजट के बाद फिर देखेंगे कि काउंटर्स कहाँ मूव करेंगे, एक बार फिर रिव्यू कर लेंगे। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ता हूँ, BEML और एस्ट्रा माइक्रोवेव। यहाँ पर अगर 23 जुलाई तक किसी को कोई पोजीशन बनानी हो, क्या करना चाहिए, क्या टारगेट्स रखें? विवेक जी, BEML में 30 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था फ्राइडे के सेशन में, और वॉल्यूम्स ऑन द राइज थे। ऑलमोस्ट 300% वॉल्यूम का राइज था। करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। अपडेटेड स्टॉप लॉस ब्रेकआउट 4747 था। तो एक्चुअल में स्टॉप लॉस वही बनना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डीप हो जाएगा, इसलिए मैं अपडेटेड स्टॉप लॉस बता देता हूँ। 4950 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लीजिए। स्टॉक बहुत आराम से 5700 से 6000 रुपए तक जा सकता है। लेकिन इसी का एक छोटा भाई है BEL, उसमें ज्यादा अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया और जस्ट एट ब्रेकआउट पॉइंट है। तो उस स्टॉक को अगर बाय करते हैं तो वहां पे 375 रुपए मिल सकता है। दूसरा एस्ट्रा माइको, इसमें बहुत बेहतरीन फ्लैग पैटर्न बन रहा है, पोल एंड फ्लैग। पूरा पोल जो था वो 8 दिन का था, 50% चला था, उसके बाद से कंसोलिडेशन में स्टॉक। ब्रेकआउट पे बाई करना चाहिए, प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना चाहिए। 978 का ब्रेकआउट है, 2 रुपए और दे दीजिए। 980 रुपए निकलते से स्टॉक में बाई करना चाहिए। जैसे ही 980 निकलेगा बड़ा ब्रेकआउट रहेगा। पहला टारगेट 1200 का रहेगा, दूसरा टारगेट 1400 का रहेगा। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, 930 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे। तो 980 के ऊपर बाई करना है, 930 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है। 1200 का पहला टारगेट रहेगा, 1400 रुपए का दूसरा टारगेट रहेगा। जी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। मैं अभी उन क्वेश्चंस को ले रहा हूं जो कि इस पर्टिकुलर थीम से रेलिवेंट हैं हमारी। एक पूछ रहे हैं भवानी शंकर साहू जी कि कैन वी बाय रेलवे स्टॉक्स, RVNL, इरकॉन, IRFC। रेलवे स्टॉक्स की तरफ ही बढ़ लेते हैं। अंशुल जी, अगर देखें तो रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छा तेज मूव देखने के लिए मिल रहा है। IRFC, इरिडा, टेक्समैको, टीटागढ़ और जुपिटर वैगन, ये हमने 5 अपनी लिस्ट में डाले हुए भी थे, जिन पर हमने डिस्कशन के लिए बात की थी। शुरुआत करते हैं IRFC और इरिडा से। कैसे देख रहे हैं? इरिडा, माफ़ कीजिएगा, ये NBFC स्पेस में है, तो यहाँ पर इरिडा को हम रिन्यूएबल एनर्जी में देखते हैं, लेकिन IRFC के बारे में बताएं सर। IRFC में काफी अच्छे स्ट्रक्चर बना हुआ है विवेक जी। IRFC में ब्रेकआउट आया है। 112 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, जिससे ब्रेकआउट आया था फ्राइडे के सेशन में। प्री ब्रेकआउट में 200% वॉल्यूम राइज था और आज भी ओपन लो के साथ चला है। तो करंट मार्केट प्राइस से स्टॉक को बाई करना चाहिए। 190 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। और बजट के 2 दिन पहले स्टॉक, इन सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां से करेक्शन आएगा। तब तक के लिए मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक 245 से 275 का टारगेट कर लेगा। अगर टारगेट नहीं आते हैं बजट के पहले, तो भी आपको बजट तक प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, और टारगेट आते हैं तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। जी, RVNL पर सुनीता चौधरी जी का सवाल आया है। 1000 शेयर हैं, 16 रुपये एट द रेट ऑफ 16.50 पैसे, क्या 600 हो सकता है? वाओ सुनीता जी, आप तो मल्टी बैगर पिक्स ऑलरेडी बना चुकी हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मैम। क्या देख रहे हैं अंशुल जी RVNL पर? RVNL में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर से स्टार्ट करूंगा। ये हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था बाई 425 के ऊपर ब्रेकआउट पे
10% पे हमने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करा दी है। लेकिन 25 दिन का कपन हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 425 पे, जिसका इनिशियल टारगेट 590 के अराउंड था, और ओवरऑल ये स्टॉक 700 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है हमको। तो फ्रेश जब कंसोलिडेशन डेली चार्ट पे बनेगा तो हम वापस से अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड करेंगे 700 रुपए तक के टारगेट के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है कि जब इस तरह के सवाल आते हैं, क्योंकि इन्होंने जो पैसा बनाया है अंशुल जी, बहुत ज़बरदस्त पैसा बनाया है इन्होंने। 1000 शेयर 16 रुपये 50 पैसे के, कुल 16,500 रुपये लगाए थे, और अभी ये 500 की रेंज पे काउंटर चल रहा है। तो ज़बरदस्त, मतलब 555 आ चुका है ये, 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ज़बरदस्त पैसा बन चुका है इनका। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बहुत अच्छा लगा आपका ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते। इरिडा हालांकि रेलवे से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन पीएसयू में काफ़ी एक फोकस में रहता है ये शेयर। इसके 12 तारीख को रिजल्ट्स भी हैं। कंपनी के जो Q1 डेटा आए थे वो तो अच्छे देखने के लिए मिले थे। काउंटर में अच्छी स्ट्रेंथ भी बनी है जब से डेटा आया। पिछले 5 दिन में काउंटर 21% चल चुका है। अभी ऑन चार्ट्स कैसा दिख रहा है? विवेक जी देखिए, इसमें 97 डेज का कपन हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है। जो ब्रेकआउट था ऑलमोस्ट 300% वॉल्यूम राइज के साथ था 3 जुलाई को। तो 97 डेज का ब्रेकआउट है, तो एटलीस्ट 20-21 डेज की रैली डेवलप होनी चाहिए, और 21 दिन की रैली में स्टॉक बहुत आराम से 290-295 तक का टारगेट कर लेगा। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह वापस से किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा बेस है तो जनरली टारगेट एक्सीड करता है स्टॉक। तो 290-295 की जोन में आने के बाद रिकंसिडर कीजिए। 50% प्रॉफिट बुकिंग वहां पे चाहे तो कर सकते हैं, बट रिकंसिडर कीजिए पूरा बुक करने के पहले, क्योंकि अगर एक्सटेंड करता है वहां से तो 340 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। तो इस स्टॉक को थोड़ा सा 3 महीने के प्रोस्पेक्टिव से होल्ड करेंगे, बड़े टारगेट्स मिलेंगे। बिल्कुल। पिंकू मिश्रा जी भी पूछ रहे हैं, शुड आई बुक प्रॉफिट इन RVNL? आई बॉट इट एट 142 मनी। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर मिश्रा, आपने बहुत अच्छी प्राइस पर लिया और ज़बरदस्त आपने कन्विक्शन दिखाई। इतनी कन्विक्शन जनरली लोग दिखा नहीं पाते हैं। सर, प्रॉफिट बुक करना है क्या है इसमें RVNL में? विवेक जी, जैसा अभी मैंने कहा 700 रुपए तक मुझे जाता हुआ 700 दिख रुपये रहा तक, है। ठीक है। मतलब तो ये उन लोगों के लिए, क्योंकि इतने नीचे के लेवल पर हैं, अब उनको थोड़ा सा शायद अगर डर लग रहा हो, तो इसलिए ट्रेलिंग पूछा। स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 510 रुपए के नीचे अगर क्लोजिंग करता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकते हैं, बट जिस हिसाब के वॉल्यूम से चला है लग रहा है कि 700 रुपए आराम से टच कर लेगा। तो 500 ओके या 510 का क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लें, वहां पे अपनी प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर लें। जी, बिल्कुल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेते हैं वो, नेक्स्ट जो शेयर लेते हैं वो टेक्समैको रेल और टीटागढ़। इन दोनों पर किस तरह के मूव देखने के लिए लग रहे हैं चार्ट पर? देखिए, टेक्स रेल में एक ब्रेकआउट आया था, और टेक्स रेल में मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट कर दूं। ये फ्राइडे के सेशन में 258 रुपीज में हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया था 10% की अपमूव के लिए। आज के सेशन में 10% से ज्यादा बढ़ के 295 का टारगेट किया है, तो हमने प्रॉफिट बुकिंग दी है क्योंकि हमारा टारगेट हो गया था। बट 105 दिन का बेस ब्रेकआउट है 222 के लेवल पे, जिसका टारगेट 340 रुपए आता है। तो 3 दिन की कंसोलिडेशन थी, अगर चार्ट पे देखेंगे तो 3 दिन की कंसोलिडेशन थी, इसलिए हमने ब्रेकआउट बाय दिया था। नेक्स्ट राउंड ऑफ कंसोलिडेशन में वापस से बाय देंगे, 340 रुपए तक हमको स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। वाह, तो यहाँ पर और बड़े टारगेट्स इन्होंने कर दिए हैं। अंशुल जी ने 295 के टारगेट दिए थे, वो अचीव हो गए, अब 340 के कर दिए। टीटागढ़ पर क्या व्यू है सर आपका? देखिए, टीटागढ़ में भी बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर और पैटर्न है। इसमें ऑलमोस्ट कपन हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था 24 जून को। उसके बाद से ये ऑलमोस्ट इसमें हो गए हैं 7 दिन, जहाँ पे बहुत टाइटली क्लोजिंग दे रहा है, एकदम टाइट क्लोजिंग है। इसमें सिर्फ एक ब्रेकआउट की जरूरत है 1880 के ऊपर। तो जैसे ही 1880 के ऊपर निकलेगा हम अपने क्लाइंट्स को इसमें बाई रिकमेंड करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा समवेयर अराउंड 1760, और टारगेट हमारा रहेगा 2100 रुपए के आसपास, क्योंकि जनरली हम 10% 12% के अपसाइड का टारगेट्स देते हैं। 10,000 करोड़ का फ्री फ्लोट है, तो 20-22% चलना स्टॉक के लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो 2100 रुपए का टारगेट रहेगा, लेकिन 1880 के ब्रेकआउट पे ही बाई करना चाहिए। जी, जुपिटर वैगन, ये काउंटर बहुत ज़बरदस्त चला है, और मई से ही 400, करीब 400 रुपये की रेंज में था मई में, और अभी 700 रुपये की रेंज में है। ऑलमोस्ट डबल होने की तरफ है। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हो रहा है। खतरा तो नहीं है सर इसमें?
देखिए विवेक जी, इसमें 15 दिन की टाइट क्लोजिंग का ब्रेकआउट आया था थर्सडे के सेशन में, और फ्राइडे को भी फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला। आज भी सेलिंग आ रही है, और फिफ्थ बेस का ब्रेकआउट है। जनरली थर्ड बेस के बाद स्टॉक फिजल आउट होने लगते हैं, ब्रेकआउट्स प्ले नहीं करना चाहिए। इसमें फिफ्थ बेस के बाद ब्रेकआउट आया, मैं बिल्कुल इस ब्रेकआउट को प्ले नहीं करूंगा, क्योंकि 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि फिफ्थ बेस में लॉन्ग्स को ट्रैप करके स्टॉक नीचे आ जाता है। लगभग 80-85% स्टॉक्स में ऐसे होता है। अब ये उस 15% में निकल आए तो अलग बात है, बट मैं ब्रेकआउट प्ले नहीं करूंगा। बल्कि अगर आपके पास है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ले लीजिए 660 रुपए का। अगर ये टूटता है तो स्टॉक में बड़ा करेक्शन स्टार्ट होगा, लगभग 150-200 रुपए का। 660 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग में सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जी, संदीप रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। रंजन जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। सर मेरे पास HAL का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का 11 शेयर है अभी, जी 3843 के भाव पर है। जी सर, कितना रख इसको सकते क्या हैं इस करना शेयर को? चाहिए? 1 साल। 1 साल और रख सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है इसलिए। हाँ यही बात। सेंटीमेंट बन गए होंगे ना सर, क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है, 3800 रुपये पर लिया, 5500 रुपये का 5600 रुपये का भाव चल रहा है, तो खुशी होती है, तो इसलिए और टाइम दे सकते हैं, राइट? हाँ सर। ठीक है, चलिए। अंशुली, वैसे HAL पर हमने बात कर ली थी, लेकिन ये चूंकि करीब 1800 रुपये पर शेयर के प्रॉफिट पर है, इनके पास क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस क्वांटिटी पर खरीदे उन्होंने इसमें ही अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। क्या करना चाहिए इनको? देखिए मैं इनको भी वही रेकमेंड करूंगा कि ब्रेकआउट आया है 5440 के आसपास, तो 5390 5400 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के अपने स्टॉक को होल्ड कीजिए। इसी मोमेंटम में अगर ये स्टॉक इसी तरह कंटिन्यू करता है तो 6000 के लेवल बहुत आराम से मिल जाएंगे। 6000 के आसपास एक बार रिकंसिडर करा लीजिए। अगर वहां वीकनेस दिखती है तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, लेकिन अगर स्ट्रेंथ बनी रहती है तो फिर एक्सटेंड कर सकता है। तो 6000 के आसपास इनको रिकंसिडर करना चाहिए। जी, बहुत सारे सवाल अभी भी IRFC पर आ रहे हैं, इरिडा पर आ रहे हैं। काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि आप इसी वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि इन पर हम शेयरों पर चर्चा कर चुके हैं, बार बार एक ही शेयर पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। एक सवाल मिला है वंश अग्रवाल जी का, कोचीन शिपयार्ड और मिश्र धातु, चूँकि ये भी PSU से जुड़ी कंपनी है और इन पर भी बजट से पहले थोड़ा सा फोकस आ सकता है, कोचीन शिपयार्ड और मिश्र धातु पर। कैसे देख रहे हैं सर? कोचिन शिपयार्ड हमको काफी अच्छा लग रहा है विवेक जी। यहाँ पे 8 दिन का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट था, जहां से स्टॉक आज फोर्थ डे की रैली दे रहा है। तो यहाँ पे जिनके पास है उनको थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब लगा लेना चाहिए, क्योंकि जनरली 3 to 5 डेज की मूव होती है। 2650 इमीडिएट सपोर्ट है, 2650 निकलता है तो थोड़ी सी डाउन साइड आना स्टार्ट होगी। बट जिस आपका ब्रेकआउट आया है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है, तो टारगेट स्टॉक के 3100 रुपए के आसपास के लग रहे हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इनको 3150 तक के लिए होल्ड करना चाहिए। दूसरा स्टॉक मिधानी का था, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। जी इस स्टॉक बड़ा बेस ब्रेकआउट है 97 डेज का। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने अपने क्लाइंट्स को मिधानी रिकमेंड किया था थर्सडे को। थर्सडे को हमने 478 में रिकमेंड किया था, 521 हमारा टारगेट था, जो आज ओपनिंग में अचीव हुआ है। लेकिन हम चूंकि ट्रेडिंग के तौर पे छोटा टारगेट देते हैं 9-10% का, तो वो अचीव हो गया है। बट स्टॉक में बड़ा बेस ब्रेकआउट है, 97 डेज का बेस ब्रेकआउट है, तो 20-21 दिन स्टॉक को चलना चाहिए। इमीडिएट एक रेजिस्टेंस आएगा 545 पे, जो स्विंग हाई है, बट ओवरऑल 590 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है। जैसे ही 2-3 दिन की टाइट क्लोज या इनसाइड बार इस टाइप की कंसोलिडेशन मिलेगी, तो फिर ब्रेकआउट पे हम अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड करेंगे 590 तक के लिए। अंशुल जी, आप फ्राइडे इवनिंग में कहाँ थे सर? सर फ्राइडे इवनिंग तो ऑफिस में थे सर। सर जितने आपने टारगेट्स हिट कराए हैं थर्सडे से लेके फ्राइडे में, मुझे तो लगा आपको सारे क्लाइंट्स पार्टी दे रहे होंगे। सर एक्चुअली क्या है, मिड कैप स्मॉल कैप मैं बहुत लंबे समय से ट्रैक करता हूँ। जहां पे भी फ्री फ्लोट 5 से अंदर होता है, वहाँ 30% स्टॉक बहुत आराम से चलता है। लास्ट वीक मिड कैप में बहुत अच्छी रैली दी, तो 135 करीब कॉल मैंने अपने क्लाइंट्स को लास्ट वीक दिए हैं। ओके। डिलीवरी 3 से 4% का स्टॉप लॉस होता है, 9% का टारगेट इसलिए देता हूँ कि 1:3 रिस्क रिवॉर्ड उनका हो जाएगा, कि अगर स्टॉप लॉस 3% जाएगा, टारगेट मिला तो 9% आ जाएगा। तो अगर 50% भी कॉल सही चल जाते हैं तो क्लाइंट जो है लंबे प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड 1:3 लेके चलता हूँ।
लेकिन आप फ्राइडे में ऑफिस थे, यानी आपके क्लाइंट अभी कंजूसी कर रहे हैं। मैं इनके क्लाइंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इनको मेहनत आने के अलावा इनको पार्टी भी दे दिया करें। एनालिस्ट को खुश रखना भी ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। 1 से 5 जुलाई के बीच में एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इंडिया में करीब 7,962 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। जनरली जो एफआईआईज होते हैं वो लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक में तो एक गिरावट देखने के लिए मिली थी। शुरुआत के 2-3 दिन उसमें तेज़ी आई, उसके बाद डेटा ख़राब आया, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी ही शार्प आई। रिलायंस ने काफ़ी संभालने की कोशिश की, आईसीआईसीआई बैंक ने संभालने की कोशिश की, वहीं लास्ट वीक में इन्फोसिस, टीसीएस ने भी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की। इन पांचों में, अंशुल जी, मैं पांचों पर इंडिविजुअली बात नहीं करूंगा, अगर मैं इन पांचों में देखूं तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा काउंटर है जो हम इस वीक में भी ट्रेड कर सकते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड, और एक काउंटर जो कि नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर सकते हैं? देखिए विवेक जी, एफडीआई का इतना पैसा फ्लो, एफपीआई का इतना पैसा फ्लो हुआ है कि इन काउंटर्स में शॉर्ट्स तो बिल्कुल नहीं देखने चाहिए। भले बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट्स नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखिए जब बांध टूटता है और एकदम से पैसे का फ्लो आता है तो स्टॉक एक तरफा तेजी से चलता है। वहां पे टॉप प्रिडिक्ट करके या शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो स्टॉप्स ही ट्रिगर होंगे। एचडीएफसी एक काउंटर है जो आप ही के शो पे मल्टीपल टाइम्स डिस्कस हुआ है कि इसमें मंथली चार्ट पे ऑलमोस्ट अगर देखूं तो 40 महीने का एक बॉक्स बना हुआ है, और 1430 पे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने आपके शो पे रिकमेंड किया था कि बॉक्स के बॉटम के आसपास है, यहाँ से बॉक्स का टॉप पहले 1700 आएगा, और फिर जब बॉक्स के टॉप के आसपास ये कंसोलिडेट करके नेक्स्ट ब्रेकआउट देगा तो 2000 से 2100 रुपए तक का टारगेट बनेगा। तो मैं ये कहूंगा कि पहला टारगेट अचीव होने के बाद इसमें शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई है। 20 डे मूविंग एवरेज तक ये स्टॉक ने 3 दिन में ही पुल बैक कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीक में 1 से 2 दिन और निकलने दीजिए, सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर ये 1600-1620 के रेंज में मिल जाता है तो इस स्टॉक में लॉन्ग करके चलिए। ये वापस से 1700 ना सिर्फ टेस्ट करेगा, उसको एक्सीड करते हुए स्टॉक 2000 रुपए तक जा रहा है। 1400 रुपए से जो रैली हुई है उसका टारगेट 2000 और 2100 रुपए है। तो डिप्स पे इसको बाई करके चलिए 2100 रुपए तक, 2000 से 2100 का टारगेट बहुत आराम से मिलेगा। आउट ऑफ ऑल एचडीएफसी बैंक बहुत बेहतरीन लग रहा है। रिलायंस चूंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बाकी 3 स्टॉक्स भी जो आपने डिस्कस किए हैं वो भी मुझे उतने ही अच्छे लग रहे हैं। बट आउट ऑफ दिस एचडीएफसी बैंक बेस्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें पुल बैक कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। प्रोबेबली 1-2 हफ्ते में यहाँ से वापस अप मूव स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। जब स्टॉक मार्केट चल रहा हो और गुजरात से कोई गेस्ट नहीं जुड़े, ऐसा मज़ा नहीं आता। तो आज हमारे साथ गुजरात से गेस्ट जुड़े हुए हैं। कुश खोटसारा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुश जी, हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, क्या चल रहा है मार्केट में? मोमेंटम को लेकर क्या बातें हो रही है? क्योंकि गुजराती लॉबी को लेकर मार्केट में बहुत लोग सुनना चाहते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो लोग। नहीं सर, मोमेंटम अभी पीएसयू स्टॉक्स में ज्यादा आएगा। ऐसा लग रहा है कि पीएसयू स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम में रहेगा। मेरे ख्याल से 2 दिन पहले मैंने आईआरएफसी पे मेरे क्लाइंट्स के लिए एक बाय कॉल रेकमेंड किया था, और आई गेस आपको भी फॉरवर्ड किया था मैंने 174 के आसपास। तो आज अराउंड 204 है, तो फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। नाउ आई थिंक stocks like PFC, REC, NTPC will be in momentum. तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि PSU stocks, नॉट जस्ट बैंक्स बट पीएसयू स्टॉक्स ओवरऑल आने वाले 1 या 2 हफ्तों में एक अच्छे मोमेंटम और लीड करेंगे मार्केट। बिल्कुल। वहीं पर 2 बैंक्स पर भी बात करते हैं, एक बंधन बैंक और एक इंडसइंड बैंक। बंधन बैंक इसलिए क्योंकि आसाम में बाढ़ आई है, इसका बड़ा एक पोर्टफोलियो जो नॉर्थ ईस्ट की साइड पर रहता है। तो जब लास्ट ईयर भी जब बाढ़ आई थी तो काफ़ी कुछ इस बैंक पर इस तरह की बातें हुई थी कि इनकी जो रिकवरी थी या कलेक्शन थी उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी। कुछ सर कैसे देख रहे हैं बंधन बैंक को? इनमें जो एमडी हैं वो भी बदले हैं, उन्होंने रिज़ाइन किया। अब जो पुराने जो इनके आई थिंक कोई टॉप मैनेजमेंट थे, उन्होंने इस पद को फिलहाल इंटरिम एमडी के तौर पर संभाल रहे हैं। सर कैसे देख रहे हैं? टेक्निकली मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में 202 का सपोर्ट है, यानी 200 रुपए का स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हैं। लॉन्गर टर्म का भी सपोर्ट जो 200 एवरेज है वो भी नियर बाय 190 के आसपास है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी साइडवेज कंसोलिडेट होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हफ्ते उसके रिजल्ट्स भी हैं, तो मेरे ख्याल से वो फोकस में रहेंगे। और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है 230 235 के टारगेट्स अचीवेबल है।
आई नो लास्ट ईयर भी ऐसे इश्यूज आए थे, बट आई थिंक दे माइट हैव लर्न उसकी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी, क्योंकि आसाम इज प्रोन विद हैवी रेन। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी दे माइट हैव सम स्ट्रेटेजी इन प्लेस। तो कोई बड़ा दिक्कत आएगा ऐसा मुझे अभी नहीं लग रहा है। तो फिलहाल अगर नई पोजीशन मत बनाए, बट ऑलरेडी है, तो 200 रुपए का शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म 192 का स्टॉप लॉस पकड़ के रखिए। 230 मेरा फर्स्ट टारगेट है। जी, वहीं इंडसइंड बैंक में अगर हम देखें तो Q1 के एडवांस जो ग्रोथ आई है वो 16% और डिपॉजिट ग्रोथ 15% देखने के लिए मिली है, लेकिन प्रॉब्लम वही जो हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं, कासा डिपॉजिट्स में गिरावट देखने के लिए मिली है। 39.9% से गिरकर कासा डिपॉजिट 36.7% रहे हैं, करीब 3.2% इनके कासा डिपॉजिट गिरे हैं। अंशुल जी, कैसे दिख रहा है ये काउंटर ऑन चार्ट्स, क्योंकि गिरा तो ये पहले ही है, पहले ही गिर चुका है ये काउंटर। देखिए बैंकिंग में थोड़ा सा ये स्टॉक में हल्की सी एक गिरावट आई है, लेकिन ये पूरी गिरावट देखिए बॉक्स लो के आसपास आई है। और कोटक बैंक ने भी बॉक्स लो फेल किया था, एचडीएफसी बैंक ने भी बॉक्स लो फेल किया था। तो मेरे को स्टॉक में भी लग रहा है कि बॉक्स लो फेल होगा, और यहाँ से जब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होगी तो 10 से 12% की मूव ऑन दी अपसाइड आराम से मिल सकती है। स्विंग हाइस 1520 के आसपास है और बॉक्स हाई 1564। तो मैं 1520 और 1564 के लिए लॉन्ग सजेस्ट करूंगा। स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो क्लोजिंग बेसिस पे 1400 रुपए के नीचे लगाना चाहिए, बट इस स्टॉक में मुझे किसी तरह की डाउन साइड नहीं दिख रही है। मैं यहाँ से मान के चल रहा हूँ कि स्टॉक रिवर्सल देके पहले स्विंग हाई टच करेगा, उसके बाद बॉक्स हाई टच करेगा और फिर बॉक्स का ब्रेकआउट भी देगा, जो ऑफ लेट हमने एचडीएफसी बैंक में देखा है। तो मैं स्टॉक पे काफी बुलिश हूँ। 4-6 महीने का समय देंगे तो 20 से 30% की अपसाइड बहुत आराम से मिल सकती है। जी, साथ ही एक खबर और भी देखने के लिए मिली थी, वो थी एफएमसीजी कंपनीज़ पर। एफएमसीजी कंपनीज़ के डेटा आए थे Q1 के, जिसमें कि डाबर, मैरिको और अदानी विल्मर, इन तीनों ने ही अपने डेटा पेश किए। एक बार नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ और कमेंट्री देखने के लिए मिली है। तो डाबर ने कहा कि उनकी मिड सिंगल डिजिट में ग्रोथ देखने के लिए मिली है, वॉल्यूम ग्रोथ, और मार्जिन्स विल इम्प्रूव। मैरिको में हाई सिंगल डिजिट है, पॉजिटिव फॉर FY25 की जो ग्रोथ है उसके लेकर मैनेजमेंट पॉजिटिव है। अदानी विल्मर में वॉल्यूम ग्रोथ 13% की देखने के लिए मिली है और वैल्यू ग्रोथ करीब 11% की देखने के लिए मिली है। कुछ सर, डाबर और मैरिको दोनों में ही अच्छी स्ट्रेंथ है आज डेटा के बाद, कैसे देख रहे हैं ऑन चार्ट्स? डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि दोनों लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे ब्रेकआउट आए हैं, खास करके डाबर में। बट ओवरऑल देखो तो मुझे एफएमसीजी में ये लेवल पे अगर आपको मल्टी बैगर चाहिए तो लग रहा है टाटा कंज्यूमर वहां पे भी एक आज अच्छी खासी तेजी है। मैरिको में और डाबर दे आर वेरी लो बीटा। तो ये ज्यादा डिफेंसिव आप अपने पोर्टफोलियो में अराउंड 0.5% to 1% का वेटेज रख सकते हैं। बट आई थिंक एफएमसीजी में टाटा कंज्यूमर को 2 to 3% वेटेज देके खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो आने वाले 5 सालों में इट कुड बी मल्टी बैगर और अच्छे वैल्यूएशंस पे और अच्छे लेवल पे मिल रहा है। तो 1080 के स्टॉप लॉस से टाटा कंज्यूमर को खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 1200 का लेवल टच करेगा और लॉन्ग टर्म 1800 का लेवल भी टच कर सकता है। जी, इसी बीच एक सवाल मिला है प्रदीप कुशवाहा जी का। इन्होंने लिखा है कि हेलो सर, आई एम फॉलोइंग योर शो फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। आई एम लिविंग इन जर्मनी बट इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट, क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड आई हैव BSE लिमिटेड 65 शेयर एट 2769। आई कैन कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच। आप जर्मनी से हमारा शो देख रहे हैं और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, बिकॉज आपका नाम से पता लग रहा है कि आप इंडियन ओरिजिन से तो हैं ही, लेकिन अच्छी बात है कि आप Money9 को फॉलो कर रहे हैं। अंशुल जी, कैसा लग रहा है BSE का काउंटर ऑन चार्ट्स? को कहूंगा कि आप बीएससी को फिलहाल के लिए एग्जिट कर लीजिए। बीएससी में टॉपिंग आउट पैटर्न है, वीकली चार्ट पे बहुत बड़ा बेस बनाया था, सपोर्ट करने की कोशिश की थी 2590 पे, जो हुआ नहीं स्टॉक से। तो बॉक्स का लो 1926 रुपए के आसपास है। मेरे को 1926 1950 से स्टॉक आता हुआ दिख रहा है, एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। बेटर नेम्स हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, वहां पे अगर शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा सा कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगा। वापस से 1900 के आसपास बीएससी ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी तेज है, बट शॉर्ट टर्म में ये 1900 1950 आता हुआ दिख रहा है। जी, तपस जी का सवाल है, बोल रहे हैं कि सर मैं Money9 को बहुत शुक्रिया करता हूं और देखता हूं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे पास अदानी पावर के 50 शेयर हैं 750 के प्राइस के,
और जेके टायर के भी 51 शेयर हैं। अब क्या करना चाहिए कुछ जी? अदानी पावर और जेके टायर, इन पर आपकी राय सर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो होल्ड करना चाहिए, लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि अदानी पावर शायद शॉर्ट टर्म में एक लोअर लोज बनाएगा, क्योंकि वॉल्यूम अट्रैक्शन नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 620 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म बैट। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 980 तक आएगा फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में शायद अंडर परफॉर्मिंग रह सकता है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है इसमें। तो मेरे हिसाब से अदानी पावर होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, एग्जिट फॉर शॉर्ट टर्म। वेल, जेके टायर में मुझे लग रहा है सर कि ओवरऑल टायर इंडस्ट्री एक बूस्ट में है, और फिलहाल कंसोलिडेट हो रहा है। 438 के स्टॉप लॉस से जेके टायर को होल्ड करें। ऊपर 520 आए तो फिर से एक रिव्यू करके हम तब कॉल लेंगे, बट अभी फिलहाल जेके टायर होल्ड। जी, तो जेके टायर होल्ड करके चलना चाहिए। और साथ ही सर ने दूसरे भी काउंट पर आपकी राय दे दी है।